नमस्कार। आप सभी खूब स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपने वक्तव्य को प्रारंभ करते हैं। वक्तव्य के केंद्र में रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के सामान्य परिचय को हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से अगर देखें तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगगार्मी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। आदिकाल की सुदीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इसी अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जा सकता है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध भी है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक ठाक बोलचाल की भाषा रही है। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी मिलती है जिसमें ये बोलचाल की भाषा महसूस नहीं होती है। ये उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप लेकर कवि, चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा में रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सार्गधर अम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। आप भी देखिए और सुनिएगा। चलिए वीर हमीर पाव भर मेनी कंपई, दिगमग बाह अंधार धूली सुरह आच्छाई ही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्रकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिज्जा वही भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित भी किया है। देसिल बहना सब जन मिठा, तैं तैसन जंपो अवहट्ठा। अर्थात देशी यानी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश
यानी देशी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार आने वाले वक्तव्यों में करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे और उसके बाद देश भाषा की रचनाओं का वर्णन भी करेंगे। धन्यवाद।